हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम दी इनअप। फ्रेंड्स, आज जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर आपका बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का ग्लोबलाइजेशन का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें फर्स्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन का करवा चुका हूँ। 28 अप्रैल को आपका पेपर है ग्लोबलाइजेशन का। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी सही, ऑल द बेस्ट। आप सही से स्टडी कीजिए। मैं ट्राई करता हूँ आपके कितने ज़्यादा चैप्टर्स करवा पाता हूँ 28 तक। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन है आपका ग्लोबलाइजेशन का, उस लेसन का नाम है पार-राष्ट्रीय निगम एवं वैश्विक प्रक्रिया। फ्रेंड्स, लेसन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस लेसन के अंदर में पॉइंट्स दे रखे हैं, हम बुक के थ्रू करने वाले हैं। आपके बुक थ्रू जाएंगे, बुक मतलब बुक से पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा आपको टफ नहीं होगा। बुक के थ्रू हम पढ़ेंगे, इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फटाफट ही लेसन करते हैं। लेसन की कुछ खास बातें वो पहले मैं बता दूं आपको तो, और पढ़ाने के कुछ अलग तरीके के बेस पे जाऊं तो फ्रेंड, जो इस लेसन की जो आपकी ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर है पूरा, इसके अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, उन पॉइंट्स के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। कई पिछली जो वीडियो लेसन फर्स्ट आया था उसमें कई सारे बच्चों ने ये पूछा था कि सर क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपका जो भी पॉइंट्स हैं अभी मैं करवाने वाला हूँ, जो भी पॉइंट्स हैं उनके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको जो स्टडी करने का तरीका ग्लोबलाइजेशन का वो बताऊँ तो आपको पहले आपको वीडियो देख लो। ठीक है, पूरी वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद आप बुक के थ्रू जाओ, बुक रीडिंग करो, जिससे आपका पूरा पूरा एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट, देन यू कैन कमेंट एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए कुछ और वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, ट्राई कर सकता हूँ। और लास्ट रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, 6 जून तक हमारा कोई टारगेट है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइबर शेयर्स को लेकर। तो प्लीज़ यार 6 जून तक हमारे गोल को कंप्लीट कीजिए, टारगेट को कंप्लीट करवाने के लिए। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने उन दोस्तों को बताइए जो बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और जिनको रियली इन वीडियोस की ज़रूरत है। और अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारे पराराष्ट्रीय निगम एवं वैश्विक प्रक्रिया। अगर मैं बात करूँ, पराराष्ट्रीय को हम यहाँ पर TNC भी कहते हैं, TNC भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कॉरपोरेशन ऐसा करके कहा जाता है। तो TNC भी कहा जाता है इसको। तो ये TNC पराराष्ट्रीय निगम को हम राज्य विहीन कंपनी भी कहते हैं। इसे अगर हम बात करें पराराष्ट्रीय निगम, इतना सिर्फ इतना बात करूं मैं, तो इसको हम राज्य विहीन कंपनी भी कहते हैं। राज्य विहीन कंपनी, राज्य विहीन कंपनी भी कहा जाता है। कंपनी राज्य विहीन कंपनी भी कहा जाता है। पराराष्ट्रीय कंपनी को हम राज्य विहीन कंपनी के तौर पे भी मानते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये सुना होगा MNC, मल्टी नेशनल कंपनी। तो हम मल्टी नेशनल कंपनी, जिसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, बहुराष्ट्रीय जो कहते हैं ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी, MNC में काम करना है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करना है, तो MNC को भी हम पराराष्ट्रीय कंपनी के तौर पे मानते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब ये होता क्या है पराराष्ट्रीय कंपनी, ये आपके बुक के थ्रू फास्टली करते हैं, जितनी जल्दी जल्दी हम कर सके फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास भी टाइम पे एग्जाम को लेकर कम है और हमारे पास भी कम है। तो फास्टली स्टार्ट करते हैं विद योर बुक। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी बुक है, जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं जिनके पास ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट है उसकी बुक है। फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही कुछ मार्क कर रखा है इस बुक के अंदर, तो आपका इजीली खत्म हो जाए, ज़्यादा टफ ना हो और इजीली हम कर पाएँ फटाफट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पराराष्ट्रीय निगम एवं वैश्विक प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पराराष्ट्रीय निगम वैश्विक प्रक्रिया के बारे में फ्रेंड्स। तो ये कंपनी, पहला आता है पॉइंट आपका परानिगम कंपनी, निगम, पराराष्ट्रीय निगम, जिसमें हम TNG जिसे हम कहते हैं, TNG के नाम से जाना जाता है। ठीक है, TNC के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं होता क्या है। तो जो भी कंपनियां जो विदेश से आकर दूसरे देशों में व्यापार करती है, सपोज करो आज के समय में आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे भारत के अंदर में आकर इन्वेस्ट कर रही है, व्यापार कर रही है, निवेश कर रही है। तो क्या हुई, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी हुई, वो पराराष्ट्रीय कंपनियां हुई। ठीक है, जिनको दूसरे देश में उनका मुख्यालय होता है पर वो सेवा हमारे देश में दे रहे होते हैं, विदेशी कंपनियां। ठीक है, तो वो पराराष्ट्रीय कंपनी हुई। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे ये मुद्दा क्यों जरूरी है, यहाँ पे हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसके बारे में इसलिए बात करें क्योंकि हमारा चैप्टर ही ग्लोबलाइजेशन का है, वैश्विक प्रक्रिया का आएगा, ग्लोबलाइजेशन का आएगा, जिसमें ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है कि हम अपने देश के ना जो व्यापार के लिए जो रास्ते हैं वो खोल देते हैं, कि कोई भी कहीं से भी आकर व्यापार कर सकता है, हम रोक नहीं लगा सकते। हम भी कहीं जाकर कर सकते हैं, कोई हमारे ऊपर रोक नहीं लगा सकता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही हो गया। तो हम इसके अंदर वो बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमारे दे भी रखा है
कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी एक बाजार की क्षमता का पूर्ण उपयोग कर लेती है तो वे तीव्रता से अन्य बाजारों का विकास प्रारंभ कर देती है, जिससे विदेशी निवेश, अधिक लागत में दक्षता, स्थानीय बाजार का संभावनाओं को बेहतर लाभ प्राप्त हो सके तथा राष्ट्रीय निगम अपनी विभिन्न अवस्थितियों का लागत तुलना करके अपनी विभिन्न क्रियाकलापों को उचित रूप से क्षेत्रीय स्थानांतरित करती है। मतलब नॉर्मली क्या करती है एक एमएनसी कंपनी या फिर एक टीएनसी कंपनी, क्या करती है टीएनसी, कि भाई अपनी पहले ना सुविधाएं देती है, सुविधा देने के बाद ना एक बाजार का पूर्ण रूप से निर्माण करती है। अगर पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है, सब कुछ सेटल हो जाता है, तो उसका क्या करती है, बाजार का पूर्ण उपयोग करती है, फायदा उठाती है, पूरी तरह से उपयोग करती है और फिर उसका विकास करती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोलता भी है। ठीक है, कहता भी है यहाँ पर भी, आगे कहता है कि टीएनसी विश्व के कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली आर्थिक राजनीतिक इकाइयां बन गई। जो एमएनसी कंपनियां होती है, टीएनसी कंपनी होती है, टीएनसीज होती हैं, वो विश्व की ना मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली संस्थाओं में से एक होती है, आर्थिक संस्थाओं के तौर पे, जो कई सारे राष्ट्रों में बहुत इंपॉर्टेंट करती निभाती है, रोल प्ले करती है। किसके लिए, तो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता भी है, यहाँ पर आपको कहा भी गया है कि राष्ट्रीय निगम टीएनसी की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। भाई हमारे आज के समय में जो इंडस्ट्रीज, अगर आपने 2000 मतलब 14 का जो बीजेपी पार्टी का मैनिफेस्टो था या 2019 का मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दोनों के अगर मतलब चीज़ें देखोगे, कार्यकाल जो 5 साल का बीजेपी का रहा है उसके अंदर में क्या हुआ है कि बीजेपी ने बाहर से कंपनियों को इन्वाइट किया है कि आओ हमारे यहाँ पे व्यापार करो। ठीक है, बाहर से कंपनियों को इनवाइट किया। ठीक है, जैसे अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को इनवाइट किया पाकिस्तान के अंदर में, किसके लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, कि आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो। सेम उसी तरह हमारे मोदी जब इजराइल गए हुए थे तो वहाँ पे जो इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल की कंपनियों को क्या किया, हमने इन्वाइट किया कि हमारे यहाँ पर आओ, हमारे यहाँ पे व्यापार करो। जापान को हमने इन्वाइट किया, हमारे यहाँ पर व्यापार करो। तो ये क्या कहलाता है कि भाई जो विश्व की ना मतलब ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी जो राष्ट्र हैं वो मतलब पूरी तरह से टीएनसी पे डिपेंड हो चुकी है। उनकी मतलब जिनकी जो स्पीड है ना, जो चलने की स्पीड है, जो मतलब विकास करने की स्पीड है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वो किसके कारण है, टीएनसी के कारण होता है। कहता है विश्व के 90% से अधिक टीएनसी स्थित है, जिसमें आधे से अधिक केवल 5 राष्ट्रों में ही है। टोटल जो है ना विश्व में 90% टीएनसी स्थित है। भाई 90% एमएनसी कंपनी है, टीएनसी है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, जिसमें से जो मतलब जो है ना आधे से ज़्यादा, सपोज करो अगर 10 टोटल एमएनसी है तो मतलब 10 टोटल टीएनसी है, तो टीएनसी में से ना 10 में से 6 या 8 मान लो सिर्फ 5 राष्ट्रों के पास है। जो कौन कौन से राष्ट्र हैं, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, जापान, अमेरिका। ये 5 ऐसे राष्ट्र जिनके सबसे ज़्यादा टीएनसी है। समझ आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से करके अपना पहला पॉइंट था पराराष्ट्रीय निगम। तो फ्रेंड्स जो मैं शॉर्ट में ना मतलब जितना जल्द समझाने की कोशिश करो, जितनी जल्दी आपको समझा सकूँ। ठीक है, चैप्टर बड़े बड़े हैं तो आप इसको एक बार ना वीडियो पढ़ो, फिर उसके बाद अपने आप भी अगर पढ़ लोगे ना एक बार तो समझ में आ जाएगा। अगला हम कहते हैं पराराष्ट्रीय निगम तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तकनीकी प्रवाह। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनल कंपनियों के द्वारा जो हमारा टीएनसीज के द्वारा जो प्रत्यक्ष निवेश होता है, एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और तकनीकी प्रवाह। किस तरह से तकनीक प्रवाह, पहले हम सबसे पहले तकनीक प्रवाह के बारे में बात करते हैं, आगे हम तकनीक प्रवाह पढ़ेंगे। तकनीक प्रवाह में क्या होता है कि एक जगह की टेक्नोलॉजी दूसरी जगह यूज़ होती है। आज हम मेट्रो यूज़ करें, बुलेट ट्रेन यूज़ करें, हमारी थी क्या, बिल्कुल भी नहीं। हमने क्या किया है, दूसरे जगह से तकनीक का प्रवाह किया है, फ्लो हमने वहाँ से मंगवाया है। ठीक है, हमने वहाँ से मंगवाया है, तो ये तकनीक प्रवाह तो आपको बिल्कुल समझ में आता होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। फ्रेंड्स इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है, लास्ट ईयर भी आ चुका है पहले भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, और इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, तो प्लीज़ एक बार ना जाकर वहाँ पे दोबारा देख ले, जिससे आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सही से क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में तो क्या कहता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से पराराष्ट्रीय निगम टीएनसी एक से अधिक देशों में उत्पादन सुविधाओं का स्वामित्व पर नियंत्रण रखती है। मतलब ये टीएनसी जो करती है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा कि विदेशी मुद्रा का निवेश, सपोज करो मेरी एक कोई कंपनी है, सपोज करो मेरी दी ई नव के नाम से कंपनी खोली मैंने। ठीक है, दी इनफ के नाम से मैंने कंपनी खोली। मैंने क्या सोचा कि हाँ मुझे ना जाकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट पाकिस्तान में तो नहीं करूँगा, मान लो कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने सोचा कि करनी चाहिए, तो जो मैंने क्या किया, हमारे भारत के रुपए लगाऊंगा ना पाकिस्तान में, तो मैं पाकिस्तानी मुद्रा तो लेके नहीं बैठा था यहाँ पर अभी कि मैं वहाँ पे पाकिस्तान में व्यापार कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तानी मुद्रा से करूँगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो मेरे पास तो इंडियन करेंसी है, तो मैंने क्या किया, अपनी करेंसी को वहाँ पे लगाया। या फिर एक मानक तय किया जाता है, एक ना पैमाना तय किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहता है तो सिर्फ इसी करेंसी में करेगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा मानक तय है व्यापार के लिए वो डॉलर है। ठीक है, ज़्यादातर देश डॉलर अपनाते हैं। अगर देश का आपस में बातचीत हो तो अपनी करेंसी में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता।
ठीक है। तो मान लो हमने पाकिस्तान से बात किया कि भाई हम अपने करेंसी में करेंगे, तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपना करेंसी जो हमारा डॉलर है, वो रुपए है, उसको पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, विदेश, हमारा तो देश उसके लिए विदेश है, तो फॉरेन उनके देश में जाके इन्वेस्ट किया मैंने, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जो FDI कहलाता है। और किसी भी देश के लिए FDI बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे उनकी विदेशी मुद्रा का फ्लो होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कहता है कि ना, यहाँ पर देखो अगर आप बात करो तो कहता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI विदेशी देशों तथा घरेलू संरचना का परिसंपत्ति उपकरण तथा घरेलू तथा संगठन में निवेश को सूचित करता है। भाई घरेलू और विदेशी संपत्ति का ना निवेश में सूचित करता है, कितना निवेश हुआ है आपके देश में, ये दिखाता है, FDI के थ्रू पता चलता है। अगर और आगे आप बात करो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दे रखा है आपको, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे महत्वपूर्ण लाभ उस देश की है, उस देश में देखो यहाँ पे दोबारा पढ़ता हूँ, सॉरी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उस देश में विशेष जहां निवेश किया गया है आर्थिक विकास में मदद करता है। मतलब ना, ये नॉर्मली ये दिखाता है कि विकासशील जो, मतलब विकासशील देशों के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो FDI है वो विकासशील देशों के लिए बहुत जरूरी है, उनका एक ना महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पे कार्य करती है। और उनको ना जिस तरह का मतलब आर्थिक संकट जिस तरह का सामने आ रहे देशों में, उन आर्थिक संकट से उभारने के लिए FDI बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है आज के समय में। तो ये इसमें बताता है फ्रेंड्स। और जो भी अगर इसमें कुछ छूटा तो प्लीज़ आप अपने आप भी एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं ऐसे, बट आप एक बार देख लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता है एक एक पॉइंट पे, तो प्लीज़ आप एक बार खुद भी ट्राई करोगे तो समझ में आएगा। अगला बात करते हैं। अगला यहाँ पे आता है वैश्विक उत्पादन तथा नेटवर्क तथा वैश्वीकरण। वैश्विक उत्पादन, नेटवर्क तथा वैश्वीकरण, यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेंड कि जो प्रगतिशील उदारीकरण होता है ना, मतलब व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और जो भी मतलब चीज़ होती है, वो एक तकनीकी विकास पे संभव होता है। मतलब एक संचार जो मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर, अगर हम सपोज करो मैंने कोई चीज़ ढूंढा, कोई सॉल्यूशन ढूंढा, या जापान ने मान लो मेट्रो बनाया था। अब जापान ने मेट्रो बनाया, तो जापान ने मेट्रो बनाने के बाद में लॉन्च ही नहीं किया, मतलब दिया ही नहीं दूसरे देशों को, बताया नहीं, तरीका ही नहीं बताया, तो क्या हुआ फ़ायदा बनाने का? कोई फ़ायदा नहीं, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो क्या होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह, अमेरिका ने मान लो आज अमेरिका से हम हथियार खरीद रहे हैं, इजराइल से हम हथियार खरीद रहे हैं, अगर हम नहीं खरीदेंगे तो उनका प्रचार कैसे होगा, क्या फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, अगर मान लो सैमसंग ने मोबाइल बनाया और मोबाइल बनाने के बाद ना अपने पास ही रखा है, MI ने फ़ोन बनाया और अपने पास ही रखा है, तो उनका फ़ायदा क्या हुआ? तो वो संचार का जब तक ना एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन नहीं करता, मतलब ना फ्लो नहीं करता, प्रवाह नहीं करता, बेचता नहीं है, तो उसका यूज़ नहीं हो सकता सही तरीके से। तो यहाँ पे कहता है वैश्वीकरण प्रतिस्पर्धा को बढ़ती आवश्यकताओं के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन के संगठनों मतलब इसमें बताता है, यहाँ पर पूरी तरह से बताता है कि जो वैश्वीकरण क्या है, प्रतिस्पर्धा की बढ़ती आवश्यकताओं के फलस्वरूप वर्क करती है। जिस तरह से कंपटीशन होता है उसके हिसाब से वैश्वीकरण वर्क कर रहा होता है, जिस तरह से कंपटीशन होगा मार्केट में उसके हिसाब से वो शेप लेता है, मूव करता है। कहता है अपने केंद्रों का उत्पादन, नेटवर्क, अंतरसत्य क्रियाओं तथा लेन देन के समग्रता को मतलब वो दिखाता है भाई कि वो किस तरह का वर्क है, किस हिसाब से वर्क किया जा रहा है, क्या है MNC कंपनी, MNC और जो भी चीज़ें हैं TNC, वो किस तरह से वर्क करती है उसको दिखाता है। किस तरह से आपका प्रोडक्शन है, सपोज करो मैंने कोई कंपनी खोली है, मेरी प्रोडक्शन कंपनी की बहुत अच्छी है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी कोई भी कंपनी चाहता है क्या कि मैं इसी देश तक सीमित रहूं, हमेशा सब अपना व्यापार बनाना चाहते हैं, दूसरे देशों में करना चाहते हैं, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर ग्लोबल नेटवर्क प्रोडक्शन के थ्रू आ जाता है, जिसको हम GPN कहते हैं, ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क। ठीक है, वैश्विक उत्पादन नेटवर्क इस तरह से आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसके अंदर और बात करूँ तो यहाँ पर आता है हमारा, आगे हम पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पूंजी व्यापार बाजार की संरचना एवं कार्यक्रम। ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी व्यापार एवं कार्यक्रम, यहाँ पे क्या होता है, जो व्यापार ना दो तरह का होता है। यहाँ पे पूंजी बाजार जो होते हैं दो प्रकार के माने जाते हैं, पूंजी बाजार दो तरह के, प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार। ये आपको ईजिएस्ट तरीके से अगर समझाऊँ, प्राथमिक और द्वितीय बाजार अगर ईजिएस्ट तरीके से समझाऊँ, तो आपने कभी फ़ोन खरीदा है, दो तरह के फ़ोन होते हैं हमेशा मार्केट में, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, कहते हैं ना फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड। फर्स्ट हैंड वाला क्या होता है, जो एकदम नया नया होता है फर्स्ट हैंड। सेकंड हैंड वाला क्या होता है, जो एक बार यूज़ किया होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हैंड क्या कहता है, जो प्राथमिक बाजार है वो क्या कहता है कि भाई प्राथमिक बाजार वह बाजार है जहाँ पे नए शेयर और ब्रांड जारी किया जाता है, एकदम नया नया माल आता है, बिकता है वो। ठीक है, द्वितीय बाजार वह बाजार है जहाँ पे उपस्थित प्रतिभूतियों का विक्रय होता है, तथा मतलब निवेश उस पर मतलब करते हैं, पहले से जो अवेलेबल है मार्केट में उसी को एक्सचेंज करना, इधर से उधर बेचना है, वो सेकंड बाजार। दो तरह के बाजार होते हैं मार्केट में, दो तरह के पूंजी बाजार होते हैं, वो बताता है यहाँ पर। क्योंकि हम क्या बात करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी संरचना के बारे में। तो संरचना इस तरह की होती है। कहता है पूंजी बाजार में सहभागियों की मुख्यतः वे आते हैं जिनके पास कोष अत्यधिक अथवा कमी होती है, मतलब जिसको भाई पैसे की जरूरत है। बाजार में कौन जाता है व्यक्ति,
सपोज करो मैं मार्केट में बैंक में गया, तो बैंक कौन जाता है? जिसको पैसे की, या फिर जिसको पैसा जमा करना है, जिसे निकालना है वही जाएगा ना, तीसरा तो नहीं जाएगा। तीसरा भी जाते हैं भाई आजकल एटीएम बनवाने वाले, तो यहाँ पे एटीएम वालों की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाजार में दो तरीके से भागता होती है, या फिर भाई जमा अधिक, मतलब जिनको जरूरत ज़्यादा है वो इन्वेस्ट करने के लिए, या जिनको कमी है, जिनको चाहिए ज़्यादा चाहिए, उन वो आते, दो तरह के लोग आते हैं। यहाँ पर हम ये बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि पूंजी बाजार में शेयर ब्रांड तथा माध्यम से अपने पैसे निवेश करता है। भाई पूंजी बाजार में किस तरह से? शेयर ब्रांड अपने उनके थ्रू ही तो निवेश कर सकता है ना। अब हम किसी, मान लो शेयर मार्केट होता है हमारा, जो शेयर मार्केट हमारे भारत का आएगा, मुंबई में उसका हेड ऑफिस है। तो अगर मुझे उसमें निवेश करना है, तो या फिर शेयर में निवेश करूंगा, या ब्रांड में निवेश करूंगा, किसी कंपनी के ऊपर लगा दूंगा, या किसी कंपनी के शेयर्स के ऊपर लगाऊंगा, तो इस तरह से हम निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताता है। ये वाला जो चैप्टर्स बुक है बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स, तो अगर पढ़ रहे हो तो सही से पढ़ें, क्योंकि इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, तो इसको सही से पढ़ें। यहाँ पर एक आता है फ्रेंड, यहाँ पे अपतटीय बैंकिंग, ऑफ सोर्स बैंकिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अपतटीय बैंकिंग, आप इसको बार सही से पढ़ें। अपतटीय बैंकिंग अगर कहना, अपतटीय बैंकिंग के द्वारा क्या होता है? तटीय बैंकिंग जो है शब्द अगर आप पढ़ोगे सही से, अपतटीय बैंकिंग होता क्या है, तो अपतटीय बैंकिंग बताऊं फ्रेंड्स, तो कहता है कि ये जो विदेश से बैंक आकर, मतलब एक ना सिंपल शॉर्ट में अगर समझाऊं, बहुत बड़ा है। अगर आप अपने आप पढ़ने वाले हो ना फ्रेंड्स, तो रोज आओगे क्योंकि पढ़ते पढ़ते, क्योंकि बहुत बड़ा अपतटीय बैंकिंग का टॉपिक दे रखा है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ अपतटीय बैंकिंग होता क्या है। हमारे यहाँ पे नेता होते हैं, नेता बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, ब्लैक मनी, वाइट मनी, ग्रीन मनी, हरा मनी, लाल मनी, सारा मनी इकट्ठा करते हैं, और वो सारा मनी ले जाकर कहाँ जमा कर देते हैं? स्विस बैंक में। सुना होगा ना आपने सभी, नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे स्विस बैंक से पैसे लेकर आएंगे, सबके अकाउंट में डालेंगे 4-5-10 लाख, अभी तक आया नहीं यार मेरे। तो स्विस बैंक होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंडिया में रहते हैं, पर हम अपना पैसा स्विस बैंक में रख दिए, तो ये क्या अपतटीय बैंकिंग कहलाता है। कोई विदेशी, मतलब कोई विदेशी बैंक आके हमारे इंडिया में खोला बैंक, और हमने उसमें पैसे डाल दिए, तो उसका मेन कार्यालय क्या है? कहाँ? विदेश में, पर हम उसको हैंडल कर रहे हैं अमेरिका, यहाँ से, भारत से। ठीक है, तो ये अपतटीय बैंकिंग कहलाता है। कहीं भी, मतलब कहीं भी जाकर पैसा डाल देना अपतटीय बैंकिंग कहलाता है। अब आप मान लो भारत के अंदर में जाओ, पंजाब नेशनल बैंक में, अब वहाँ पे डॉलर लेके जाओगे डालने के लिए, तो वो डालने देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो अलाउ नहीं करता। तो इस तरह के जो बैंकिंग होते हैं वो जो, मतलब जो अलाउ कर रहे थे अलग अलग करेंसीज, अलग अलग तरह की चीज़ों को, तो अपतटीय बैंकिंग कहलाता है। ऑफ सोर्स बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल में खत्म कर दिया। एक बार आप सही से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आपको मैं बताऊं तो अपतटीय बैंकिंग के कुछ उदाहरण दूं तो फ्रेंड्स, कहता है विश्व बाजार में दो महत्वपूर्ण अपतटीय बैंकिंग के जो माने जाते हैं, सबसे बड़े जो अपतटीय बैंकिंग के एग्जाम्पल माने जाते हैं ना पूरे विश्व बाजार में, वो दो ही है। वो दो कौन कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड और कैमन। कैमन और स्विट्जरलैंड विश्व के दो ऐसे देश हैं या दो ऐसे बैंक हैं जो अपतटीय बैंकिंग के सबसे बड़े उदाहरण है। ठीक है, आपने जितने भी ब्लैक मनी सुना होगा कि ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, सारा जो ब्लैक व्हाइट मनी जितने भी है ना, वो सारा स्विट्जरलैंड बैंक के पास है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा। तो सेम उसी तरह के दो ही बैंक हैं, जो कैमन और स्विट्जरलैंड, जिनके पास इस तरह का है। और भी कई सारे विश्व के जो अपतटीय बैंकिंग है जो ये सुविधा देते हैं, पर उतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा वो सुविधा के साथ नहीं। जैसे देश हैं जर्सी, ठीक है, जर्सी मैन और आइजल मैन ऑफ, इन तरह की चीज़ें जो इसमें जो इस तरह की सुविधाएं देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो बैंकिंग है वो अपतटीय बैंकिंग की सुविधा देती है। ऑफ सोर्स बैंकिंग मतलब जो में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। 2 पॉइंट्स और बचते हैं फ्रेंड्स, इसको हम करते हैं फटाफट। कह रहा है यूरो मुद्रा और तथा यूरो मुद्रा का प्रसार और व्यापार। आपको फ्रेंड्स पता होगा यूरो मुद्रा यूरोपीय संघ के द्वारा चलाया जाता है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन के द्वारा। ठीक है, यूरोपीय यूनियन के द्वारा यूरो मुद्रा का पूरा मार्गदर्शन किया जाता है। यूरोपीय यूनियन के जो 27 सदस्य हैं, जो जिनके अंदर मतलब 27 राष्ट्रों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जिसके अंदर में से 16 राष्ट्रों का ना ये जो आधिकारिक तौर पे मुद्रा जो घोषित की गई है यूरो है की। ठीक है, 16 राष्ट्रों यूरो मुद्रा चलती है, 16 राष्ट्रों में यूरो मुद्रा चलती है जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। यूरोपीय यूनियन के द्वारा 16 दिसंबर 1995 को यूरो नाम अपनाया गया था और जिनके द्वारा व्यापार किया था। वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी व्यापारिक मुद्रा के तौर पर मानी जाती है। यूरो जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी व्यापारिक मुद्रा के तौर पे मानी जाती है डॉलर के बाद। जो हम व्यापार करते हैं डॉलर के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी व्यापारिक करेंसी है वो यूरो है। ठीक है, इस तरह से कहा जाता है। ये पूरा आप पढ़ोगे इसमें समझ में आएगा और कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ उसके बारे में बता रखा है। कहता है ग्लोबल वित्तीय व्यवस्था, जो आपका GFC जिसे ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम कहते हैं, किस तरह की हमारी वित्तीय व्यवस्था है, IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, WTO के द्वारा, ठीक है, ये सब के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, ये सब किस तरह के हमारी विश्व व्यापार मतलब वित्तीय व्यवस्था है, ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से ब्रांड स्टॉक
ऑफ सोर्स बैंकिंग, अपतटीय बैंकिंग किस तरह से हम करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लास्ट आपका फ्रेंड आने वाला है उष्म मुद्रा प्रवाह, हॉट मनी फ्लो। उष्म मुद्रा प्रवाह ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पर आप इसको खुद पढ़ना एक बार, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजिली आप कर पाओगे। उष्म मुद्रा प्रवाह क्या होता है कि उष्म मुद्रा प्रवाह एक देश का ना अनुकूल ब्याज दरों में ना, मतलब उससे उच्च लाभ प्राप्त करना, मतलब ज़्यादा लाभ देना और प्राप्त करना, मतलब ना कम पैसा ज़्यादा लाभ, कुछ इस तरह का एग्जांपल के साथ आप कर सकोगे इजीली। ठीक है, एक बार आप प्लीज़ यार आप अपने आप पढ़ना, आपको सजेस्ट करूँगा, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई टॉपिक हो जो आपको पहले नहीं पढ़ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू। बट फ्रेंड्स, एटलीस्ट जब आपने वीडियो देखा, आपने मैंने इतना कुछ बताया, आपको 20 मिनट्स की वीडियो है, तो आपको मैंने इतना कुछ बताया, तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से कुछ तो समझ में आया होगा। 20 मिनट की वीडियो में मैं नहीं कह सकता कि आपको 20 मिनट का समझ में आया होगा, पर इतना होगा कि 5 से 7 मिनट का आपको समझ में आ गया, एटलीस्ट एक फिगर अप मिल गया होगा कि चैप्टर क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ो यार, अपने आप ही पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट टू एवरी वन यार, प्लीज़ 6 जून तक हमारा एक टारगेट है, प्लीज़ उसको कंप्लीट करवाइए। 6 जून तक टारगेट। जो भी न्यू हैं आपके फ्रेंड्स हैं जिनको हमारे चैनल के बारे में नहीं पता, तो प्लीज़ यार उन्हें सजेस्ट कीजिए, देखें वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आज का जो QOD है आपका, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है जो हमारे इस समय करंट में हमारे जो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम क्या है? व्हाट्स द नेम ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर? ठीक है, आपको आरबीआई के गवर्नर का नाम बताना है आज कि QOD में। तो फ्रेंड्स, मैं वेट करूँगा कि कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं, तो प्लीज़ फास्ट सर्च गूगल, आंसर मी, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट यार। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।